स्टूडेंट्स, एक तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि किसी भी साधन की कीमत का निर्धारण जो है उस साधन के द्वारा की गई सीमांत उत्पादकता के कारण होती है। मतलब जिस साधन ने जितना ज्यादा उत्पादन किया उस आधार पर उसकी कीमत, जैसे भूमि से उत्पादन ज्यादा हुआ तो भूमि का किराया ज्यादा होगा, किसी श्रमिक ने ज्यादा अच्छा काम करके दिखा तो उसको अच्छा लेबर दे दिया। मतलब साधनों का मतलब उत्पादन के वो चीजें जिसके माध्यम से उत्पादन पूरी होती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आगे आने वाले समय में जो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उत्पादकता के आधार पर कीमतों का निर्धारण करेंगे तो ऐसे में उत्पादकता तय कैसे करेंगे, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन सभी प्रकार के साधनों के मिलने से होता है, सही प्रकार के साधनों के संयुक्त प्रयोग से होता है। तो ऐसे में अगर डायरेक्टली बता दोगे साधनों के सीमांत उत्पादकता से निर्धारित होती है उसकी कीमतें, तो कहीं ना कहीं मामला थोड़ा गड़बड़ होता है। तो ऐसे में बाद में बहुत सारे अर्थशास्त्री आए जिसमें सबसे मेन थी श्रीमती जो है रॉबिन्सन। तो रॉबिन्सन जी ने कहा कि एक्चुअली में साधनों की मांग और साधनों की पूर्ति के आधार पर उस साधन की कीमत का निर्धारण होता है कि वास्तव में अगर मान लो मार्केट में जो है काम करने वाले श्रमिक बहुत ज्यादा है लेकिन काम देने वाले लोग कम है, तो ऐसे में जो मजदूरी दर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि भाई श्रमिक बहुत ज्यादा काम कराने वाले कम है तो डिमांड कम हो जाएगी। भाई श्रमिक बहुत कम है और काम कराने वाले ज्यादा आ गए तो ऐसे में श्रमिकों की मांग बढ़ जाएगी। मतलब उन्होंने कहा जिस प्रकार से किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण, उस वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी साधन की कीमत का निर्धारण भी उस साधन की मांग और पूर्ति से होता है। तो यहाँ पर साधारण इस स्थिति को जो मैंने बताया, इस नियम को कहा जाता है वितरण का आधुनिक सिद्धांत, वितरण का मांग या पूर्ति सिद्धांत, या साधन कीमत निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत। एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में सिंपली कहा गया है कि बाकी सब छोड़ो, सिंपली इस बात पे ध्यान दो कि उस साधन की डिमांड कितनी है। उस साधन की मांग ज्यादा हुए पूर्ति की तुलना में तो जाहिर सी बात है उस साधन की जो है कीमत भी ज्यादा होगी। अगर पूर्ति की तुलना में मांग कम है तो कीमत भी कम हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है, मतलब इस प्रकार से होता है, ये हो गया वस्तु की मांग, ये है वस्तु की पूर्ति, जिसकी जहां पर ये दोनों आपस में मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या चीज, वस्तु की संतुलित कीमत। ठीक उसी आधार पर भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहसी को क्या मिलता है, लाभ प्राप्त होता है। संगठन को क्या मिलता है, वेतन मिलता है। पूंजी को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। श्रमिकों को क्या मिलता है, मजदूरी प्राप्त होती है। तो मजदूरी हो, ब्याज हो, या फिर आपका किराया हो, लगान हो, इन सब की निर्धारण, इसके बदले में कितना प्रतिफल दिया जाए, इनकी कीमत का निर्धारण इन सब चीजों की मांग के आधार पर होगी। तो इस सिद्धांत की अपनी कुछ मान्यताएं हैं कि ये सिद्धांत कब लागू होता है। ये सिद्धांत उस स्थिति में लागू होता है जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में पाया जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, मतलब सभी साधनों की मांग हो रही है। उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। साधनों की इकाइयां, जो भी साधन प्रयोग होते हैं वो समरूप होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। मतलब एक जैसे होने का मतलब ये होता है जब मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं एक ही वस्तु के उत्पादन के लिए एक समान प्रकार की मशीनों का प्रयोग होना चाहिए। साधनों को एक दूसरे के साथ पूर्ण स्थानापन्न, कि जो साधन होते हैं एक ही जगह पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकने वाला होना चाहिए। साधन में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जानी चाहिए और प्रत्येक साधन पूर्ण विभाज्य होने चाहिए, जिसको हम छोटे छोटे हिस्से में या फिर अलग अलग ग्रुप में बांटा जा सके। अब इस सिद्धांत ने कहा, क्या कहा, कि किसी भी उत्पत्ति के साधन, चाहे वो साधन श्रम हो, चाहे वो साधन भूमि हो, चाहे वो साधन जो है पूंजी हो, इन सब के बदले में जो देना है, श्रमिकों को मजदूरी दी जानी है, भूमि को किराया दिया जाना है, पूंजी को ब्याज दिया जाना है। तो इन सब की कीमत का निर्धारण ये है कि श्रम, भूमि और इन सब की मांग कितनी है, इन सब की पूर्ति कितनी है, पूर्ति और मांग के आधार पर। तो इसके दो पॉइंट है, साधनों की मांग और साधनों की पूर्ति। पहले साधन, वस्तु की मांग उपभोक्ताओं के लिए उनकी उपयोगिता पर निर्भर होती है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी साधन की मांग इस बात पर निर्भर करती है कि उस साधन का उत्पादन में कितना प्रयोग होता है, क्योंकि साधनों की मांग उत्पादक करता है, उपभोक्ता नहीं। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग करता है क्योंकि उसको अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करनी है। लेकिन
एक उत्पादक किसी भी साधन का मांग इसलिए करता है क्योंकि उस साधन का प्रयोग करते हुए उसको उत्पादन की प्रक्रिया पूर्ण करनी है, और उत्पादन इसलिए करना है क्योंकि सामने उस वस्तु की मांग ज्यादा है। तो एक उत्पादक किसी साधन की मांग कितनी करता है इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी उपयोगिता कितनी है। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए साधनों का प्रयोग ज्यादा होता है तो उस साधन की मांग भी ज्यादा होती है। यूं कहें कि किसी भी साधन की मांग उसकी सीमांत उत्पादकता के मूल्य पर निर्भर करती है, कि अगर उत्पादक को लगता है कि सामने वाला सामान सस्ते मिल रहा है, सामने वाला साधन सस्ता है, तो उसकी मांग ज्यादा करेगा। क्या करेगा? मांग ज्यादा करेगा। इसका मतलब कि किसी भी साधनों की मांग हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरती होगी। मतलब साधन अगर सस्ता होता है तो उसकी मांग ज्यादा होगी, साधन कम हो रहा है तो उस साधन की मांग भी कम होगी। भाई मजदूर सस्ते मिल रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल दो, साधन का मतलब मजदूर मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं, मजदूरी दर कम है। हालांकि हम पढ़ रहे हैं मजदूरी दर का निर्धारण कैसे हो गया, लेकिन फिर बताता हूं, अगर बाजार में मजदूर सस्ते हैं तो उत्पादक सोचेगा चलो सस्ता मजदूर लेके काम जल्दी जल्दी निपटाए, तो मजदूरों की मांग को ज्यादा करेगा। वहीं पर मजदूर बहुत महंगे हैं, उसकी मजदूरी दर तो सोच रहा है यार कम मजदूर लेके काम को निपटाया जाए, भले ही धीरे हो लेकिन काम को निपटाया जाए। तो ऐसे में इस बात पर डिपेंड करता है कि उस साधन, ऊपर से ये भी देखा जाएगा कि मजदूर कार्यकुशल है या नहीं है। खाली ऐसे नहीं कि मजदूरी दर देखा जाता है, कार्यकुशलता है या नहीं है, तो उसके आधार पर वस्तु की मांग की जाती है। अब उस वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कुछ पॉइंट है। नंबर 1, साधन द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग। यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी। किसी भी वस्तु के उत्पादन के साधन की मांग इस बात पर निर्भर करती है कि उस वस्तु की मांग कैसी है। अगर मान लो कपड़े की मांग अधिक है तो कपड़े की सिलाई करने की मशीनों की मांग होगी, और उसमें बैठने वाले मजदूर की डिमांड भी होगी क्योंकि कपड़े की डिमांड ज्यादा है। तो किसी भी उत्पादन के साधन की मांग उस वस्तु की मांग पर निर्भर करता है। वस्तु की मांग ज्यादा है तो जाहिर सी बात है साधनों की मांग भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, यदि साधनों की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जाती है तो उसकी मांग और कीमत दोनों बढ़ती है। यानी कि किसी भी साधन, कोई मजदूर ऐसा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, काम बहुत अच्छा जानता हो और काम बहुत अच्छा करके दे रहा हो, तो उस मजदूर की मांग भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर कार्य कुशलता है, वो बाकियों की तुलना में काम को अच्छे से, अधिक आसानी से और अधिक कुशलता से करता है, तो इससे उसकी मांग ज्यादा होगी। अन्य साधनों की कीमत भी साधन विशेष की मांग को, अगर किसी दूसरे साधन, कोई एक मशीन बहुत महंगा है दूसरा मशीन, तो दूसरे साधनों की कीमत भी वर्तमान में उस साधन की मांग को बढ़ाएगी। दूसरी स्थिति है साधन की पूर्ति। साधन की पूर्ति मतलब साधन को कौन पूर्ति कर, साधन की पूर्ति करने वाला कौन है? घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र किसी भी अपने, मतलब एक श्रमिक मान लो मैं मजदूर हूं, मैं कहीं पर काम करने जाता हूं तो इस आशा में जाऊंगा कि मुझे मजदूरी कितनी मिल रही है, मुझे काम कितने घंटे करने पड़ रहे हैं, काम करने में आसानी हो रही है नहीं रही। मतलब साफ है कि मजदूरों की पूर्ति पक्ष उत्पादन की न्यूनतम सीमा होती है और इसकी एक सीमितता होती है। पूर्ति, साधनों की पूर्ति की एक सीमा होती है, उस सीमा में रहते हुए उसकी पूर्ति की जा सकती है। ऐसे में किसी एक साधन की मात्रा में अधिकाधिक संख्या प्रयोग में लाई जाता है तब इस साधन का सीमांत त्याग बढ़ता चला जाता है। परंतु यह जानना कठिन होता है सीमांत त्याग क्या है। सीमांत त्याग एक भावना होती है कि किस प्रकार से, मान लो मेरे पास जमीन है, भूमि है, और भूमि को किराए पे देना है, तो बात यह है कि मैं किस रेट पर, कितना मैं जमीन जो है सामने वाले को देना चाहता हूं, मैं कितना छोड़ना चाहता हूं, जमीन की कितनी मात्रा उत्पादन के लिए छोड़ना चाहता हूं। तो ये त्याग की भावना है और ये मन से जुड़ा हुआ है, और उसी आधार पर साधनों की पूर्ति होती है, क्योंकि रिटर्न में तो मिलेगा ही। मतलब किसी साधन की पूर्ति उसकी अफसल लागत की बदले में, वो जमीन देगा बदले में उसको किराया कितना मिल रहा है, सामने वाला काम करने जाएगा बदले में मजदूरी कितनी मिल रही है, वो पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करेगा बदले में रिटर्न कितना आ रहा है। मतलब ये साफ है कि अफसल लागत पर निर्भर करती है कि बदले में उसको कितना प्राप्त हो रहा है। अफसल लागत द्रव्य की वह मात्रा है जो किसी मानव संसाधन को दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के प्रयोग में प्रयोग होता है। मान लो मैं कहीं पर काम कर रहा हूं, एग्जाम्पल देता हूं, मान लो मैं कहीं पर काम कर रहा हूं और मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं 8 घंटे काम करने के, ठीक है। वहीं पर एक जगह से और ऑफर हो गया कि मुझे 10 घंटा काम करना है लेकिन बदले में मुझे वो कितना देगा, 20,000 रुपए देगा। मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो यहां पर अफसर लगात ये बोलता है कि अगर आप अपने 2 घंटे देकर 10,000 रुपए ले सकते हो तो ये सही है। 10,000 के बदले में केवल 2 घंटे ही देने हैं
तो ये बेटर चॉइस हो सकती है। तो यहाँ पर साधनों के जो स्वामी है, जैसे भूमिपति हो गया, श्रमिक हो गया, पूंजीपति हो गया, ये सब सोचता है कि मैं अपने पैसा सामने वाले को दे रहा हूं, देने के बदले में रिटर्न क्या मिलेगा, क्योंकि वो अपना तो कुछ खो ही रहा है। तो ऐसे में मजदूरी दर जितनी ज्यादा होगी, मजदूरों की पूर्ति भी उतनी ज्यादा होगी। जमीन का किराया जितना ज्यादा होगा, जमीन उतना ही किराए पे जाएगा। पूंजी का ब्याज जितना ज्यादा होगा, पूंजी उतना ही मार्केट में जाएगा। ठीक है, जबकि मांग की तुलना में उल्टा होता है। तो यहाँ पर पूर्ति को प्रभावित करने वाले बहुत सारा क्या है, साधनों का पुरस्कार कितना है, मतलब साधनों के बदले में रिटर्न कितना मिलता है, साधन शिक्षा और प्रशिक्षण की लागत कितनी हो रही है, मजदूरों की शिक्षा, उसके अलावा साधन में गतिशीलता कैसी है, साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की लागत कितनी, खर्चा ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, साधनों को कार्य करते और आराम करने के बीच का अधिमान क्या है, मजदूर कार्य ज्यादा करते हैं, ये कम करते हैं, आराम ज्यादा, इन सब चीजों की बात से भी पूर्ति निर्भर करती है। अब पॉइंट होती है दर कैसे निर्धारित होते हैं। यहाँ पर सिंपल सेम कॉन्सेप्ट है कि उस साधन की मांग कितनी, उत्पादक अपने उत्पादन के लिए साधनों की कितनी मांग कर रहा है, ये साधनों की मांग है। ये क्या बोल रहा है, ये डी साधनों की मांग, और ये एस क्या है, साधनों की पूर्ति। तो जिस बिंदु पर दोनों आपस में बराबर होंगे, इस बिंदु पर ही मजदूरी दर या साधन की कीमत का निर्धारण हो जाता है, और इसी पर आगे आने वाले समय में सभी प्रकार के वस्तुओं की, साधनों की कीमत तय होती है, उतनी ही साधन की मात्रा की पूर्ति होती है। तो ये जो है ओपी है, यहाँ पर जो ओपी हो गया, ये हो गया जो है दर, क्या हो गया, ठीक है, साधन कीमत, साधनों की दर या फिर साधन कीमत। और यहाँ पर जो ओ क्यू हो गया, साधनों की क्या होगी, मात्रा, साधनों की मात्रा, इतनी ही मात्रा की मांग है, उतनी ही मात्रा की पूर्ति है। तो ये हो गया साधनों की कीमत निर्धारण। सिंपल सी बात है, मार्केट में अगर किसी भी उत्पादन की साधनों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है तो उसकी दर भी, मजदूर कम है, मजदूर की डिमांड ज्यादा है, तो ऐसे में मजदूरी दर बढ़ेगी। मजदूर ज्यादा है, मजदूर की डिमांड कम है, तो मजदूरी दर भी कम होती चलेगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और यही जो है आधुनिक नियम है। ठीक है, और यही इतना ही था आज की इस क्लास में। तो कैसा लगा वीडियो, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कोई डाउट है वो भी पूछते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।